नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। धमतरी एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम चुनावी प्रक्रिया के पहले दिन महापौर पद के 4 नामांकन पत्र खरीदे, जिनमें निगम के पूर्व मुख्य सभापति अनुराग मसीह, कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के आशीष रात्रे, शिवसेना के कृष्णा राव जगताप और कांग्रेस से ही तिलक सोनकर मुख्य हैं। इसी तरह पार्षद पद के 15 दावेदारों ने निगम चुनाव कार्यालय में जाकर नामांकन पत्र खरीदा। प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि पार्षद पद के नामांकन हेतु 5,000 रुपये और महापौर के लिए 20,000 रुपये अमानत राशि जमा करना है। मराठा पारा से ही दोबारा आशीर्वाद प्राप्त करने मैदान में उतरी नीलू पवार ने जहां चुनौती स्वीकार की है, वहीं बनियापारा की वार्ड पार्षद ममता शर्मा पुराना मोटर स्टैंड से लड़कर चुनाव जीतने आसान्वित दिख रही है। निगम में पूर्व मुख्य सभापति रहकर काजल की कोठरी से बेदाग निकले मुख्य सभापति अनुराग मसीह ने कहा कि जनता उनसे महापौर बनने की अपेक्षा रख रही है, इसलिए वे मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी आशीष रात्रे ने कहा कि उन्हें जनादेश मिला तो कांग्रेस में लगा ग्रहण हटा देंगे। कांग्रेस के एक और प्रबल दावेदार तिलक सोनकर ने कहा कि उनके पास नगरीय क्षेत्र विकास का विजन भी है और मिशन भी है। रिटर्निंग ऑफिसर अपर कलेक्टर इंद्र नवीन सिंह की नामांकन प्रक्रिया के पहले विवरण दिया। अनुराग भैया, लंबे समय की चुप्पी के बाद सीधा नामांकन के दिन आप नगर निगम पहुंचे और नामांकन फार्म आपने लिया, तो क्या ये मान के चलें कि महापौर के दावेदारों के सशक्त सूची में आप भी एक रहे हैं शुरू से? जी हाँ, मैं क्या है, लगभग मेरे को राजनीति करते 30 साल हो गए। कॉलेज से लेके आज तक मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, लगभग 5 चुनाव मैंने लड़ा है और 5 चुनाव का फॉर्म सबसे पहला फॉर्म आज तक लेते आया हूँ। उसी प्रक्रिया के तहत आज भी मैं महापौर के लिए पहला फॉर्म लिया हूँ। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी बोल देगी आपको चुनाव नहीं लड़ना है, टिकट नहीं दी जाएगी, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पब्लिक के बीच में ये चर्चा है कि पूरे 5 साल जी आप एक विनम्र सभापति के रूप में रहे और जो भी नगर निगम गया उसे 1 गिलास पानी, 1 कप चाय और इज्जत से बैठने की जगह मिली और यथासंभव उनका काम भी करवाने का प्रयास किया गया। तो आपकी ये जो सार्वजनिक छवि बन गई है नगरीय क्षेत्र में, आपकी कितनी सहायक सिद्ध होगी? ये तो मेरे लिए एक संजीवनी का काम करेगी आगे भी, और आगे भी अगर जनता मुझे चुन के महापौर की कुर्सी में बिठाती है तो जो चीज़ मैंने सभापति के समय काम किया है उनके लिए, वही काम मैं महापौर के लिए डबल फुर्ती से करूँगा। तो अगर जनादेश मिलता है तो नगरीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधा तो संवैधानिक अधिकार है। चाहे किसी का भी सरकार है, उसको देने मांगने की जरूरत नहीं होना चाहिए, वो तो देना पड़ेगा। मूलभूत संविधान हमारा अधिकार है। बशर्ते जो शहर की बहुत लंबे समय से मांग है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, और दूसरा बात स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ लंबे समय से मांग आ रहा है। हाईटेक बस स्टैंड, औद्योगिक नगर। नहीं, वो सवाल तो हम करेंगे जी। कि धूल धुएं से शहर को कैसे बचाओगे? धूल धुएं से आप लगभग पेपर के माध्यम से आप ही लोगों से पता चला था, लगभग 50-55 लाख का जो सफाई के लिए मशीन लाए थे बाहर से, वो कबाड़ी में पड़ा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। तो ये डेली वेजेस वाले जो कर्मचारी हैं, मेरा मानना है कि हमारे गरीब समाज यहाँ बहुत निवासी सर्व समाज लेकर वैकेंसी निकाले स्थायी रूप से, और यहाँ तो वार्ड पीछे एक ही कर्मचारी है। हर वार्ड पीछे कम से कम 2 से 4 कर्मचारी रहेगा तो धूल की समस्या की निजात हो जाएगी। सदर बाजार में हर 15 मिनट में ट्रैफिक जाम हो जाता है, दिन भर लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए आपके दिमाग में क्या है? देखिए, यहाँ की राजनीति भाई भतीजावाद चल रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। और शहर की बात, पहले राज्य की परिवहन बस चलते थे सदर बाजार में, लेकिन दुर्भाग्य कि आज जो अतिक्रमण के नाम पर कुछ लोग उसको बढ़ा के रखे हैं। और हम लोग लंबे समय से भी मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन भी किए हैं, ज्ञापन भी सौंपे हैं। और हम लोग अगर निगम में आते हैं, हमारा बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता है, जीत के आते हैं, तो हम लोग धमतरी से सीएम हाउस तक प्रदर्शन करेंगे और घेराव करेंगे, अपनी मांगों को पूरा करेंगे। मतलब आप सत्ताधारी दल में रहने के बाद, नगर निगम में महापौर बनने के बाद भी आप वो हड़ताल, आंदोलन और मुख्यमंत्री घेराव करेंगे? देखिए, सरकार तो नागरिक स्थानीय सरकार तो हमारा लेगा, लेकिन जो सरकार जो बजट पास करता है, करोड़ों रुपये जो बजट है छत्तीसगढ़ सरकार के, लगभग 1.5 लाख
करोड़ रुपए के 1000 करोड़ रुपए के बजट है, तो बजट तो वहीं से लगेगा, क्योंकि जो व्यापारियों का है, जो मकान अगर अतिक्रमण के नाम पर जो उसको हटाया जाता है तो उसको उचित मुआवजा सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। जी, ये क्लीन धमतरी, ग्रीन धमतरी, बहुत जगह बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, नारा बन के रह गए। कहीं आपको क्लीन दिखा धमतरी, कहीं आपको ग्रीन दिखा धमतरी? नहीं, ये सब फैशन है, दीवालों तक वॉल पेंटिंग है, बाकी स्थानीय नहीं है, सब भ्रष्टाचार है। और यहाँ 20 रुपये फिनाइल को 200 रुपये में लेने वाले निगम, इतना भ्रष्टाचार है। दोनों ही पार्टी, कांग्रेस के भी और बीजेपी की, इस समय हाथी चलेगा उड़ेगा धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। ठीक है, ये तो नारा है, बहुत सारे नारों की तरह ये भी नारा गूंजेगा, अच्छी बात है। लेकिन बरसाती पानी में आधा धमतरी डूब जाता है, उसको कैसे बचाओगे आप? देखिए, ये कई हाईटेक जो हमारे इंजीनियर लोग हैं, जो आज अधिकांश इस्पात में जाकर चाहे रोड की हो चाहे नाली बनाने के लिए निरीक्षण नहीं करते, बिना नाप तौल के सिर्फ कमीशन के चक्कर में पास करते हैं उसको, तो इसको इस्पात में जाकर निरीक्षण कर काम कराया जाए। एक ही पार्किंग स्थल घोषित रूप से था धमतरी में, बालक चौक के पास है ना, उनके कॉम्प्लेक्स के पीछे, नगरपालिका नगर निगम कॉम्प्लेक्स के पीछे, उसको भी ये लोग बेचने जा रहे हैं। तो आपको अगर जनादेश मिलता है तो क्या उसको रद्द करेंगे और पुराना बहाल करेंगे? ट्रैफिक बेशक बहाल करेंगे हम लोग, जो पार्किंग के नाम पर इन लोग लूट मचाए हैं। और दूसरा ये है, शहर के सबसे लंबा नगर निगम स्कूल है, जो लंबे समय से नगर निगम स्कूल के नाम हम लोग सुने हैं, हम लोग पढ़े भी हैं। तो जो इतना बेस हाईवे से लगा हुआ ज़मीन है, अगर हम लोग हाईटेक बजट पास करा के शहर थोड़ा स्थानांतरित करते हैं तो वो नगर निगम शहर के लिए बहुत अच्छा सुविधाजनक वहाँ बना सकते हैं निर्माण कार्य। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कई वार्डों में, कई गार्डन में जिम लगा है, लेकिन वहाँ का लोहा उखाड़ उखाड़ के लोग बेच रहे हैं और शराब पी रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे कैसे लगाम कस पाएंगे? देखिए, यहाँ का पुलिस प्रशासन सीधा अवैध उगाही में व्यस्त है। यहाँ चाकूबाजी घटना हुआ है, लगातार आप देख रहे हो। लगातार कल ही हमारे जोधापुर वार्ड में एक सैलून, गरीब जिस सैलून दुकान था उसको आग लगा दिया, अजगनी कर दिया। तो किसी प्रकार का कोई पेट्रोलिंग नहीं है, न यहाँ अपराधी अपने में मस्त है। ये गोल बाजार की हालत देख के क्या लगता है आपको, अच्छी हालत में है क्या और अच्छा होना चाहिए? बाहर से धमतरी से आते हैं, बाहर से लोग धमतरी देखने के लिए, लेकिन गोल बाजार की अव्यवस्था देखकर, सदल बाजार के देखकर हम लोग धमतरी वासियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। और ये बस स्टैंड को देख के शर्मिंदगी होती है क्या कभी? बस स्टैंड तो और बुरी हतर है, आज देखने वहाँ यात्री बाहर से रुकने के लायक नहीं। यहाँ हाईटेक तत्कालीन भीम के समय में प्रशासक थे तो अच्छा खासा सुविधा बनाए थे, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। जी, ये गोकुल नगर बसाने के लिए बहुत कोशिश हुई, सबको औने पौने रेट में ज़मीन भी देने को तैयार है, तो लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। तो उनको कैसे मना पाएंगे ताकि शहर स्वच्छ बना रहे, मच्छर ना रहे? देखिए, गोकुल नगर की बात है तो जिस स्थान पर चयन किए हैं, जो गोकुल नगर के जो हमारे गौपालक भाई हैं, वहाँ जो गर्म तापमान ज़्यादा है, मुर्मी क्षेत्र है, तो जो पशुपालक के लिए वो अनुपयोगी हैं, तो उनके लिए तत्काल दूसरा जगह आरक्षित कर जो वातानुकूल कर रहा है वैसे पशुपालकों को स्थान दिया जाए तो बेशक जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जी, ये नगर निगम में बहुत सारे स्कूल भी संचालित होते हैं, वहाँ की व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, नगर निगम में जितने यहाँ तक तो 2-2, 3-3 महीने तक हमारे नगर निगम जितने भी अध्यापक हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, उसको वेतन नहीं मिलते, तो ऐसी डिप्रेशन में रहते हैं। तो और जो सुख सुविधा की बात है तो ना कोई वहाँ कोई हाईटेक है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है स्कूलों में। ये नगर निगम के पास में एक खैया है जिसको कचरे से पाट रहे हैं और कुछ लोगों ने आग भी लगा दी है, तो इतना धुआं हो जाता है कि घुटन भी हो रही है, गंदगी भी हो रही है, बदबू भी हो रही है। शहर के अंदर में ये सब हालात है, इसका फिर निदान कैसे कर पाएंगे? ये क्या, ये कचरे के पाट रहे हो गलत है। आप देख रहे हो इतने अवैध खनिज हो रहा है, अवैध मुरुम चल रहा है, अवैध। एक फोन में कलेक्टर चाहते हैं तो 50 गाड़ी लाके उसको पटवा सकते हैं। नौटंकी कर रहे हैं प्रशासन बैठकर। ये सरोवर धरोहर जो है, नारा मानते हो कि तालाब सही हालत में दिखते हैं आपको? नहीं, इन लोग नौटंकी करते हैं बिना प्रशिक्षण निरीक्षण के। इन लोग जो तालाब में जो पानी ठहरने के लिए जो रहता है घास, उसको निकाल दिए। इन लोग अवैध रूप से मुरुम खनाने का काम किए हैं और खनाने की वजह से आज पानी नहीं रुक रहे हैं, इसलिए पानी की समस्या बने हुए हैं। ये आप जो दावेदारी कर रहे हैं तो ये सिर्फ 30-40 हज़ार तनख्वाह मिलेगी इसलिए कर रहे हैं कि जनसेवा की भावना है? हम लोग तनखे के पीछे नहीं भागते हैं। हमारा जितना भी तनख्वाह मिलेगा, हम सब गरीबों के जो जन समस्या है, खासकर विद्यार्थियों के लिए अगर फीस की समस्या है उसको पटाने का काम करेंगे। किसी के लिए स्वास्थ्य की समस्या है उसके, हम 1 रुपया तनखे का नहीं रखेंगे। मैडम जी, आपकी जो पुरानी सीट है जी वो अन्य पिछड़ा हो गई है बता रहे हैं, जी उसके बाद भी आपने फार्म लिया जहां आपका जनाधार है उसको छोड़ के,
कौन नहीं, से वो सीट तो से? लगा हुआ है, मेरे वार्ड से लगा हुआ है, तो मैं छोड़ के नहीं गई हूँ। हाँ, हाँ। उस वार्ड में मैं तैयारी हमेशा लगी हुई थी कि ये नहीं देखी कि मैं अपने वार्ड से लड़ रही हूँ या दूसरे वार्ड से। हाँ। दोनों वार्ड का काम में मैंने बराबर कराया। नहीं, बनियापारा में आपका जनाधार है, जी, लेकिन अब आप कौन से वार्ड में जा रही हैं? मोटर स्टैंड पे मोटर स्टैंड वार्ड में। वहाँ आपका जनाधार कितना है? हाँ, सर, लगा हुआ है, सब चीज़ मैं की हूँ वहाँ पे भी। नहीं तो अपने मोहल्ले का आपने विकास किया ना। वहाँ पे भी मैंने राशन कार्ड, आधार कार्ड और लोगों का पेंशन है हाँ, हाँ। और कुछ ज़रूरत चीज़ें हैं, डस्टबिन वगैरह सबने मैंने बांटा उन लोगों को। ये नहीं देखा कि मैंने बनियापारा का काम करा या मोटर स्टैंड का, बराबर लेके चला हमने। तो वहाँ आप किनको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? कौन संभावित है? देखो कौन है, 3 लोग दिख रहे हैं वहाँ पे। राकेश चंदवानी है हाँ, और हाँ। भूषण शार्दुल है। तो फिर एक चैलेंज होगा आपके लिए, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको उन लोगों पे कितना भरोसा है जिनके लिए आपने बता रही है कि काम किया है, वो आपको जनादेश भरोसा है, उन देंगे? लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपको जिताएंगे करके। तिलक भैया, अभी आपने नामांकन पत्र वगैरह लिया है, तो ये पार्षद पद के लिए लिया है कि महापौर पद के लिए लिया है? अभी महापौर प्रत्याशी हेतु मैंने हाँ हाँ नगर निगम में निर्वाचन आयोग के माध्यम से जी आवेदन पत्र लिया है। जी। नगरीय क्षेत्र का प्रथम नागरिक बनने के लिए आपने नामांकन लिया है, तो नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए विजन और मिशन किस तरह का है आपके दिमाग में? विजन बहुत अच्छी बात है। एक विजन जब जनप्रतिनिधि के पास रहेगा तो शहर का समुचित विकास हो पाएगा। जी, ये धूल धुएं से शहर परेशान है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि धूल धुएं से मुक्ति एक मिशन रहना ही चाहिए, मगर मेरी जो मूलभूत सोच है कि सुनियोजित विकास कि निगम से हमको शासन से यदि फंड मिलता है या हम अपने संसाधनों से फंड नहीं, फंड तो लेते मांगेंगे हैं, तब मिलेगा। उसका सही उपयोग होना चाहिए। नहीं, वो तो पिछले कार्यकाल में क्या हुआ सबने देखा है। हाँ। फंड का, लेकिन फंड तो उस समय मिलेगा जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना, योजना बना के दोगे कि साहब यहाँ कुआं खोदना है कि यहाँ तालाब खोदना है नहीं? पहले तो आपको योजना बना के भेजना पड़ेगी। तो किस तरह की योजनाएं आपके दिमाग में है? सबसे बड़ी बात अपने यहाँ प्लेग्राउंड्स में सुविधाओं का विकास करना, जी। नगर के तालाबों को हम सौंदर्यकरण करें। नहीं, एक एक विषय हम पकड़े। आपने कहा खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास। जी, आप उनसे आशा रखते हैं कि भैया ओलंपिक मेडल जीत के लाओ, और उनको ना साधन देते, ना सुविधाएं देते, ना कोच भी नहीं देते। हाँ। उसके बाद आप बोलते ओलंपिक जीत के लाओ, संबंध में मैं तो उनके लिए क्या समय करेंगे? पे कलेक्टर से, जिला प्रशासन से और निगम के कार्यालय में भी पहले प्रयास किया है और कुछ ग्राउंड में प्लेग्राउंड्स पे विकास भी हुए हैं, मगर जो हम जनप्रतिनिधि बन के, महापौर बन के जो हम अपनी सोच को धरातल पे ला सकते हैं हम, क्योंकि एक आम नागरिक की हैसियत से आवेदन देते हैं तो शासन जितनी कार्रवाई बन पाती करती है। जी जी। जब मैं महापौर बन जाऊंगा, उन जो सोच है, जो मेरे विजन है, उसको धरातल पर ला पाऊंगा। ये सदर बाजार में रोड में जी, हर 15 मिनट में, आधे घंटे में ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए क्या है आपके दिमाग में? उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि हम बाईपास का निर्माण करें। कहाँ कहाँ से बाईपास का निर्माण हो पाता, मतलब शहर के अंदर ही? और सदर की चौड़ीकरण की जहाँ तक बात आती है, तो शहर की जो बिल्डिंग्स हैं लगभग पुराने हो चुके हैं, तो जो नई बिल्डिंग्स बने तो उसमें आवश्यक रूप से एक निश्चित स्थान छोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे करके वो सदर का चौड़ीकरण स्वतः हो जाएगा। जी। क्लीन धमतरी, ग्रीन धमतरी का नारा बहुत है। क्या आपको धमतरी क्लीन दिखी और माहौल ग्रीन दिखा? देखिए, क्लीन और ग्रीन की बात है तो इसमें केवल वृक्षारोपण की ओर ध्यान दिया जाता है, मगर पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ों का पालन पोषण और उसे हम बड़ा करें, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि हमारे सिटी में प्रदूषण कहाँ कहाँ से पैदा हो रहा है, ये वातावरण में धूल धुआं और वातावरण को प्रदूषण कहाँ कहाँ से मिल रहा है, उन क्षेत्रों का रिसर्च करके, शोध करके, उस पर लगाम करके हम प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। ये बरसात में आधी धमतरी पानी में डूब जाती है, खासकर आमापारा तो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए डूबने के मामले में। तो शहर को बचाने के लिए फिर क्या है आपके दिमाग में? कुछ क्षेत्रों में ये है कि अपने यहाँ जैसे नाचन था, उन नाचन में भी अवैध जो कब्जे हो रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता है। जी। और आमापारा का जो समस्या है बहुत पुराना समस्या है। जी। लोग तो ये भी कहते हैं कि हम तो खटिया में रहते थे और खटिया के नीचे पानी रहता था,
उस पानी का निकासी कहाँ पे हो सकता है? नज़दीक में मकई तालाब है, वहाँ तक उस पानी को हम पहुँचाने के लिए साधन बनाने का प्रयास करेंगे। एक ही घोषित पार्किंग था हाँ, बालक चौक में, उसको भी आपकी पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसने उसको बेचने का रास्ता निकाल दिया है। एक ही घोषित पार्किंग था, वो मकई बंद तो आवश्यकता अनुसार तात्कालिक है, तो वो उस पार्किंग वो वापस बहाल हो जाए, शहर की समस्या समाप्त हो, तो क्या उस योजना को रद्द करेंगे कि जो आपकी सरकार ने जो कैंसिल किया तो क्यों? मकई चौक में गुरुद्वारा के पास जो पार्किंग की रही है, प्रयास करेंगे कि ऐसे और स्थानों को चिन्हित कर करके हम पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सिटी में उपलब्ध कराएं। ये गोल बाजार में अभी जो हालत है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? उसके पुनर्निर्माण की मांग मैं अजीत जोगी के समय से करते आ रहा हूँ। गोल बाजार अति प्राचीन हो गया है, वहाँ के सेट्स भी टूटे फूटे हुए हैं, तो नगर निगम हर वर्ष उसका प्रस्ताव बना के भेजती है, मगर उस पर कामयाबी नहीं मिल पा रही है। यदि मैं महापौर बना तो मैं गोल बाजार का व्यापारी रहा हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता यह होगी कि गोल बाजार को एक सर्व सुविधा युक्त हम बना पाएँ। व्यापारियों की मांग है कि अलग अलग धंधे के हिसाब से, जैसे रायपुर में हर व्यापारियों के लिए अलग अलग मार्केट बना है, कपड़ा वालों के लिए अलग, सीमेंट लोहा वालों के लिए अलग, है ना? तो उस तरह का अगर मौका मिलता है आपको तो क्या उनके व्यापारियों के हित के लिए भी कुछ काम करेंगे? राजधानी रायपुर में क्या है, यदि थोक बाजार है तो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड रहे तो अच्छी बात है। अपने यहाँ रिटेल का व्यवसाय है, तो रिटेल के बाजार में तो मिक्स बाजार ही व्यापार को बढ़ावा देगी। जी, आपकी पिछली सरकार को 5 साल मिला जी, लेकिन गोकुल नगर नहीं बसा पाया, औने पौने में ज़मीन देने के बाद भी डेयरी वाले वहाँ जाने को तैयार नहीं है भटगांव की तरफ। तो ये समस्या तो आपके सामने भी आएगी, उसको कैसे हल करोगे? गोकुल नगर यदि हम वहाँ पे सुविधाएँ डेवलप करके दें तो शायद डेयरी फार्म वाले वहाँ जाने के लिए तैयार हो, और यदि खाली भूमि का आवंटन करने से लोग नहीं जा पा रहे, हम वहाँ पे यदि पूरा सुविधा डेयरी फार्म को अवेलेबल करा दे, शेड लगा दे, वाटर रहे और कुछ और जो तकनीकी वहाँ पे व्यवस्था करके दे, तो निश्चित ही डेयरी फार्म वाले वहाँ जाकर। जी, ये ट्रांसपोर्ट नगर ना होने से हर जगह ट्रकें खड़ी होने के लिए मजबूर है, छोटी गाड़ियाँ हैं, मेटाडोर है, हाफ टन है, तो उन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए फिर कुछ योजना? ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जहाँ तक मुझे आइडिया है, जगह आरक्षित है और जिला प्रशासन के साथ मिलके निगम के संयुक्त कार्रवाई करके वहाँ पे नया ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जा सकता है। उद्योग नगर की भी योजना है जी, और पिछले बार वनोपज व्यापारियों को आपकी सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने औने पौने में ज़मीन दी है, लेकिन कोई भी उद्योग नहीं खोल रहा है, तो क्या वो ज़मीनें वापस लेने की आप कोशिश करेंगे जो उद्योग नहीं लगा रहे हैं लेने के बाद? वापस लेना उस समस्या का हल नहीं है। वहाँ पे अगर उद्योगों के मैडम जी, आपकी जो पुरानी सीट है जी वो अन्य पिछड़ा हो गई है बता रहे हैं, उसके बाद भी आपने फार्म लिया जहाँ आपका जनाधार है उसको छोड़ के, कौन नहीं, सी वो सीट तो से? लगा हुआ है, मेरे वार्ड से लगा हुआ है, तो मैं छोड़ के नहीं गई हूँ। उस वार्ड में मैं तैयारी हमेशा लगी हुई थी कि ये नहीं देखी कि मैं अपने वार्ड से लड़ रही हूँ या दूसरे वार्ड से, दोनों वार्ड का काम मैंने बराबर कराया। नहीं, बनियापारा में आपका जनाधार है, लेकिन अब आप कौन से वार्ड में जा रही हैं? मोटर स्टैंड पे मोटर स्टैंड वार्ड में। वहाँ आपका जनाधार कितना है? लगा हुआ है, सब चीज़ मैं की हुई हूँ वहाँ पे भी। नहीं तो अपने मोहल्ले का आपने विकास किया ना? वहाँ पे भी मैंने राशन कार्ड, आधार कार्ड और लोगों का पेंशन है और कुछ ज़रूरत चीज़ें हैं, डस्टबिन वगैरह सबने मैंने बांटा उन लोगों को। ये नहीं देखा कि मैंने बनियापारा का काम कर रहा है या मोटर स्टैंड का, बराबर लेके चला हमने। तो वहाँ आप किनको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, कौन संभावित है? देखो कौन है, 3 लोग दिख रहे हैं वहाँ पे, राकेश चंदवानी है और भूषण शार्दुल है। तो फिर एक चैलेंज होगा आपके लिए, बिल्कुल लेकिन फिर भी आपको उन लोगों पे कितना भरोसा है जिनके लिए आपने बता रही है कि काम किया है, वो आपको जनादेश भरोसा है, देंगे? उन लोग हम लोग को बोल रहे हैं कि आप आइए, हम आपको जिताएंगे करके। महाराज जी, ये पार्षद लोग के लिए अमानत राशि कितना है और महापौर के लिए कितना है? पार्षद के लिए 5,000 रुपये निर्धारित है सामान्य वर्ग के लिए, और जो जाति वर्ग से अगर छूट लेना चाहते हैं तो उनके लिए 2,500 रुपये है जी। लेकिन जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। महिला वर्ग के लिए 2,500 ही है जी, और महापौर के लिए 20,000 है जी। अभी तक कितने नामांकन महापौर के लिए भर लिए जा चुके हैं नामांकन पत्र? अब अभी तक तो गिनती नहीं किए हैं, कितना होगा? अभी तक कितने फार्म बिके हैं? 16 फार्म। और कितने लोग ने करीब जमा किए हैं? अभी जमा नहीं किए, यहाँ तो सिर्फ फार्म देने का काम चल रहा है। अच्छा, जमा की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होगी? जमा की प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। ठीक।
मैम, निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन निर्देशन पत्र दिए जाते थे। टोटल कितने लोगों ने यहाँ पर नामांकन खरीदा और कौन कौन से पद के लिए किया? आज जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से नाम निर्देशन प्रस्तुत करने का वो शुरू हो चुका है इलेक्शन का। तो आज महापौर के लिए 4 नाम निर्देशन के जो आवेदन हैं वो लेके गए हैं और पार्षदों के लिए 15 नाम निर्देशन पत्र जो है वो लेके गए हैं। आज जो अभ्यर्थी हैं वो आके निगम कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र भरने संबंधी और सिंबल वगैरह जो भी है और जो आरक्षण का लिस्ट लगा हुआ है हमारा प्रारूप 2 में जो निर्वाचन की जो सूचना का प्रकाशन हुआ है वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं और संबंधित जानकारी भी लेके जा रहे हैं। ये जो है जैसे मैंने आपको बताया कि प्रारूप 2 में निर्वाचन की जो सूचना जो है ना कि कब क्या है वो प्रकाशन हुआ है, वो नीचे आप लोग देख सकते हैं। इसका प्रकाशन जो है यहाँ पे आरओ कार्यालय में करना है और जो भी नगरीय निकाय है उसके कार्यालय में करना है और कलेक्ट्रेट कार्यालय में करना है। तो जैसे अभी 22 तारीख को हमारा आज नाम निर्देशन पत्र प्रारंभ लेने का जो प्रस्तुत करने का जो समय है वो शुरू हो गया है और ये 28 तारीख को नाम निर्देशन प्रस्तुत करने का 3 बजे तक आखिरी टाइम रहेगा। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए धमतरी एक्सप्रेस, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं है।